स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव यानी 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ऐसे बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं सर हम लोग इतने सिलेबस पढ़ते हैं, इतने बुक्स पढ़ते हैं जिसमें बहुत ऐसे सिलेबस में प्रिंटेड रहता है, किसी में ये आंसर दिया रहता है, किसी में कुछ और आंसर दिया रहता है। वो सभी आंसर का डाउट क्लियर करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर। ठीक है, यानी कि हम पूरी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चाहे किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे 10th 9th 11th 12 आर्ट्स या साइंस या बिहार पुलिस, या सभी क्लास के ऑब्जेक्टिव जो हम बिल्कुल क्लियर करवाएंगे। हम आपको बता दें बिहार पुलिस के बैच जो है हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाती है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है, अच्छा लगता है, तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अन्य बच्चे के पास भी भेजने का प्रयास करें, ताकि और भी बच्चे को मन में जो डाउट चलता है वो डाउट खत्म हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, निर्गत किरण अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चलिए, इसका पहला प्रश्न ऑप्शन है आपतन कोण, परिवर्तन कोण और निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखो, कौन ऐसा लेंस है जिससे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो चलिए, आप पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा बाइफोकल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब की जो बात हो रही है, जो कल्पना किया हुआ रहता है, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ठीक है, काल्पनिक। अब उत्तर में वास्तविक बनता है। अब बाइफोकल लेंस का मतलब हो गया ना कि ये जो होता है ना, जरा दूरदर्शिता में, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ सिलेरी मांसपेशी की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसमें दो लेंस लगा रहता है, एक ऊपर लगा रहता है, एक नीचे। ठीक है, जिसे बाइफोकल लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब की जो बात करें, काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी सीधा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 7 आ गई। इसका मतलब देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सीरीज जो है ना आगे पीछे लिखा गया है। ठीक है, जिसके वजह से हमने स्क्रीन करते समय थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए आप अपना अनुसार से उसे सीरीज बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप घबराए नहीं, सर 3 के बाद अपने 7 पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अनुसार से जब इसको देखेंगे, इस वीडियो को, तो नोट्स बनाएंगे तो सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ता है अगला प्रश्न। किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः क्या होगी? यानी किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर हो, तो दर्पण लेंस कैसा बनेगा, मतलब वो लेंस कैसा बनेगा? तो आपको बता दें कि अगर अगर आपसे सवाल कोई करे कि बताइए, अगर सिंपल बात समझ लीजिए, अगर माइनस में कोई भी फोकस दूरी दिया रहा माइनस में, तो आप समझ लीजिएगा ना कि उसमें क्या होता है कि उसकी लेंस जो होती है ना, कभी भी अवतल होता है, क्योंकि अवतल क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। अवतल क्या होता है? अवतल हमेशा माइनस होता है ना। अवतल अवतल क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। अवतल क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। तो देखिए, प्रश्न देख के आप आंसर लगा सकते हैं। तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये अवतल ही क्या माइनस है। समझ में आ रहा है ना? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पढ़ते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकासन है ना, फोकासंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होगा? यानी गोलीय दर्पण में फोकस का जो सूत्र होती है वो क्या होती है? ठीक है, यानी गोलीय दर्पण में फोकस के बीच की त्रिज्या क्या होती है? तो देखिए, आपको बता दीजिए, जैसा होता है ना कि एफ बराबर होता है r/2 होता है ना। ठीक है, ये क्या है? फोकस दूरी हो गई गोलीय दर्पण में। लेकिन ये कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या बताइए। त्रिज्या का मतलब सबसे बड़ी चीज है क्या? अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है तो इसे गुणा करोगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। क्या हो जाएगा? 2f। बोलोगे कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई पे? यानी इसका त्रिज्या क्या होगी? तो ऑप्शन आप देख के बता दीजिए पहले। इसका 8 का पहला ऑप्शन क्या हो गया? r बराबर 2f, यानी कि ए नंबर बिल्कुल
सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है किस रूप में होता है? ठीक है, तो मैंने इसके पीछे ही बताया, उत्तल लेंस में कभी भी प्रतिबिंब जो बनता है ना, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कभी भी वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या आता है? हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है ना। अब 9 से बाद 4 हो गया है कि नहीं? मैंने बोला था ना कि सीरीज वाइज जो आप लिख लीजिएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गई है। चलिए इस प्रश्न में पढ़ते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किसमें होता है? सर्च लाइट की जो बात हो रही है ना, सर्च लाइट में जो प्रवर्तक सतह होता है, जो आगे वाला हिस्सा की जो बात हो रही है, ठीक है। तो चलो इसका पहला ऑप्शन हो गया उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो था, आगे वाला जो हिस्सा रहता है ना, जैसे कि आप मोटरसाइकिल का हेडलाइट देखते हैं, तो हेडलाइट में जो आगे वाला जो है ना अवतल लेंस है, उसी की बात हो रही थी। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी बिल्कुल सही जवाब, यानी कि क्या होगा? अवतल। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर एक डायप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि लेंस की क्षमता की जो बात हो रही है, कि आखिर इसकी फोकस दूरी की क्या होगी? यानी प्रश्न संख्या जो 5 है क्या होगी? देखिए, जब फोकस दूरी की बात होती है ना, लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता किसके द्वारा सूचित होता है? तो डायप्टर के द्वारा। ये तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है कि इसका क्षमता अगर एक डायप्टर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो पी बराबर क्या होता है? एफ बटा क्या चीज, सॉरी 1/f होता है। क्या बता? ए का मतलब हो गया ना, ए का मतलब हो गया कि 1 मीटर। क्या हो गया? 1 मीटर बराबर, तो 1 मीटर पर कितना? 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो आप एक बात बताओ, इसका अगर क्षमता एक डायप्टर दिया हुआ, एक डायप्टर दिया हुआ, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 100 सेंटीमीटर होगी, है ना? क्या होगी? 100 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्योंकि लेंस उत्तल लेंस को, तो उत्तल लेंस तो सबसे पहला चीज होगी प्लस में होगी। किसमें होगी? प्लस। 1 मीटर बराबर कितना होता है? सेंटीमीटर होता है। कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 100 यानी 100 सेंटीमीटर। उत्तल प्लस में तो प्लस और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की क्षमता किसके द्वारा सूचित होती है, तो बताइएगा डायप्टर के द्वारा सूचित होती है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पर। अगर आपको लगता है ना कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो आप शेयर करो, लाइक करो, और बबुआ खूब अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहतर फायदे मिल सके। पहले बता दे रहे हैं, आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, और बेहतर ढंग से आपको पढ़ाने का काम करेंगे और आपको सिखाने का भी काम करेंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? जो दाढ़ी बनाए जाते हैं ना, आखिर उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, दाढ़ी बनाने में? तो पहला हो गया, है ना, और 6 का पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल। तो चलिए, दाढ़ी जो बनाए जाते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल। प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन का, यानी पहला चैप्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे। चलिए इसका पहला सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाए, प्रश्न संख्या 10 है बबुआ। ठीक है, 6 के बाद 10। मैंने बोल दिया हूँ कि सीरीज आपका थोड़ा सा हमसे क्या होगी कि मिस्टेक हो चुकी है। सीरीज वाइज जो आगे पीछे नहीं क्वेश्चन नंबरिंग है, लेकिन आप अपने अनुसार लिख लोगे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन अवतल दर्पण का, दूसरा उत्तल दर्पण का, तीसरा समतल दर्पण, चौथा उत्तल और अवतल दोनों। तो देखिए उसमें उपयोग किया जाता है ना, जो कि अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? है ना, पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, दूसरा मध्य बिंदु पर, तीसरा अनंत पर, चौथा इनमें से कोई। देखो अवतल दर्पण का मुख्य जो फोकस होती है ना, वो कभी भी अनंत पर बनती है। कहाँ बनती है? अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, पहला हो गया कम, दूसरा हो गया अधिक,
तीसरा हो गया संतुलित, चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो देखो मोटे लेंस की आवर्तन क्षमता होती है ना कभी भी अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, मतलब किस रूप में होती है। ठीक है, 13 नंबर जो प्रश्न है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो चलिए इसका पहला ऑप्शन हो गया आभासी तथा उल्टा, दूसरा आभासी तथा सीधा, तीसरा हो गया काल्पनिक तथा सीधी, चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। आखिर ये किस प्रकार से होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, आभासी और सीधी होती है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या आभासी और सीधी होती है। चलिए प्रश्न संख्या 21, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है ना उसमें किसका प्रयोग होता है। तो अब प्रश्न संख्या जो 21 है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पहला शब्द अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा उत्तल। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की बात होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लगा रहता है ना उसमें दर्पण नहीं लगा रहता है, कभी भी लेंस लगा रहता है जो कि है ना, वो भी कौन सा, तो उत्तल, क्योंकि पॉजिटिव होती है। इनके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर सवाल, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से क्या होती है, निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन हो गया आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, चौथा आपतन कोण विचलन कोण के बराबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें परिवर्तन कोण हमेशा अपवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, पूरी क्लास करके जाएं, पूरी चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ के जाएं, पूरी सिलेक्टेड प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हो ताकि आपको बेहतर से बेहतर फायदा मिल सके। ठीक है, प्रश्न संख्या 23, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में जो है फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए लेंस में फोकस की संख्या की जो बात हो रही है इसमें पता है कितनी होती है, दो होती है। कितनी, दो। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, दो। इन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए ठीक, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। प्रकाश के परिवर्तन की जो बात हो रही है कितने नियम होते हैं, जैसे ना यहाँ से ये डायग्राम आपका बनता है यहाँ से। ठीक है, दो नियम होता है। ये आपका डॉट डॉट, देखिए यहाँ पर बनेगा आपतित किरण, क्या बनेगा यहाँ पर आपतित, है ना, आपतित। यहाँ पर बनेगा परावर्तित, ठीक है, परावर्तित। और यहाँ पर बनेगा आपतन बिंदु। ठीक है, और ये होगा परावर्तन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण। क्या हो गया, अपवर्तन कोण। और ये होता है आई और ये होता है आर। ठीक है, यानी कि देखो आपतन कोण, आपतन बिंदु और परावर्तित एक हो गया। और आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। इसीलिए इस प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है, आखिर एक उत्तल लेंस कैसा होता है कि नहीं। तो पहला सभी जगह समान मोटाई, सभी जगह समान मोटाई। दूसरा बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे। तीसरा ऑप्शन किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसको देखिए, तो इसमें जो बात हो रही है ना उत्तल लेंस किस रूप में होता है। ठीक है, उत्तल लेंस किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा आपको हम बता दे रहे हैं कि कभी भी ना उत्तल लेंस होता है ना कि किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होती है, अधिक मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, क्या होता है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज स्नेल के जो नियम होती है ना उसका नियम क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर, साइन आर। तो देखो साइन आई बटा साइन आर दिया, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि किसी माध्यम अपवर्तनांक मान कभी पूछेगा ना, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है साइन आई बटा साइन आर, यानी अपवर्तन कोण किसके बराबर होता है, हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पे। 27 नंबर प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन जिससे एम होता है मैग्निफिकेशन जिसे बोलते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन एम
किसके बराबर होता है, यानी एम किसके बराबर होता है, याद रखिएगा, है ना। प्रश्न संख्या 27 की जो बात हो रही है, तो देखिए एम किसके बराबर होता है, देखिए एम बराबर होता है भी बटा यू, क्या होता है भी बटा यू, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आवर्धन की सूत्र होती है एम बटा यू, और भी किस में होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 28 नंबर। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच रखा 2F के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। आखिर ये किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए उत्तल लेंस में जब बीम को रखा जाता है और एफ और 2F के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा बड़ा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब कैसे, उसकी प्रकृति होती है, ठीक है। इसका 29 नंबर सवाल का जो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें पहला सवाल आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा। दूसरा काल्पनिक, आभासी और सीधा सीधे। तीसरा हो गया काल्पनिक और सीधी। चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बना होता है वो हमेशा आप याद रखोगे आभासी और सीधी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 30। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आखिर किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए आपको ऑप्शन बता दें, पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा अवतल, तीसरा उत्तल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी प्रतिबिंब का इमेज क्या होता है कि बहुत बड़ा बनता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो मैंने बताया कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, रिपीट हो गया है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरण, है ना, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। क्या अभिलंब से दूर होती है, पहला ऑप्शन। क्या अभिलंब के निकट जाती है, क्या अभिलंब के समानांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब प्रकाश किरण हवा के कांच से जब प्रवेश करेगी ना, हवा कांच में जब जाएगी तो अभिलंब के क्या देखो कभी भी निकट जाती है। इन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल, 33 नंबर प्रश्न। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आखिर मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लग रहा है, जैसे साइड मिरर होती है ना उसमें, तो आपको पता ही है कि साइड मिरर में कभी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कहीं जाने पूरे आराम से पढ़े, शांति में पढ़े, है ना। बहुत सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हैं आपके एग्जाम को 2025-26 में जितने भी कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं परीक्षा में, उनके लिए तो ये बेहतरीन और काफी उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। इसलिए आप लोग बउआ खूब मन से पढ़िए और एक दूसरे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि उससे भी अगर चिंताएं बनी है कि सर हमारी सब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उनको भी लाभ ये मिल सके, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 34 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न हो गया, प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश के वेग किस में सबसे कम चलता है, बहुत धीरे किस में चलता है प्रकाश का वेग, यानी कि प्रकाश जो होते हैं उसकी चाल सबसे कम किस में होती है, निर्वात में नहीं, पहला ऑप्शन नहीं, नहीं गलत, जल में भी नहीं, वायु में भी नहीं, कांच में ना सबसे धीरे चलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कांच में बड़ी धीरे चलता है, ठीक है। चलो 35 नंबर सवाल, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, पहला ऑप्शन वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, चौथा ए और बी दोनों, पांचवा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, चौथा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि क्या होता है कि काल्पनिक होता है, ठीक है। देखिए कहीं जाए नहीं, आराम से पढ़े, शांति में पढ़े, बढ़िया से पढ़े और काफी बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करें, क्योंकि ये देखिए इसमें से ना बहुत एग्जाम में पूछने योग्य है।
हम आपको पूरी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का ऑल चैप्टर, बायोलॉजी का ऑल, केमिस्ट्री का ऑल, एसएसटी में जितना भी है ऑल, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटिकल, जो भी सब्जेक्ट है सभी, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कंप्लीट कराएंगे, जिससे आपको बहुत बहुत ऐसे बच्चे का ना रहता है डाउट कि सर हमारी सब्जेक्टिव क्लियर है लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ पा रहे, और ऑब्जेक्टिव कुछ बुक से भी पढ़ते हैं ना, कुछ अलग से मार्केट में जो ऑब्जेक्टिव का बुक आती है, तो उसमें भी आंसर कुछ मिस प्रिंटेड होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे असमंजस में पड़े रहते हैं, और वैसे सिलेक्टेड प्रश्न आ जाते हैं तो जिससे बच्चे को आंसर याद रहती है भी, टीचर कुछ अलग बताते हैं, किताब में कुछ अलग रहता है, जिसकी वजह से दिक्कत बनी रहती है। तो सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव वाइज 3 जो आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, और आप नोट्स बनाए, बेहतरीन ढंग से नोट्स बनाए, ताकि आप टेस्ट लगाते रहें, ताकि आपके लिए बेहतरीन फायदे मिल सके, और लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप हमें सपोर्ट भी करें और अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। 36 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखो, लेंस की क्षमता की जो एसआई मात्रक होती है ना, वो डाइएप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डाइएप्टर। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यानी कि पी बराबर होता है 1/f। ठीक है, 1/f, जो वही लेंस की क्षमता जो होती है ना, पावर बराबर है ना 1/f, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लेंस की क्षमता क्या होती है? डाइऑप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम, ये सब नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? मोटर कार के हेड में किस दर्पण का प्रयोग होता है? मोटर कार जो होती है ना, जो गाड़ी होती है ना, उसके हेडलाइट जो लगे रहते हैं, उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है? जो बीच में हेडलाइट होता है, जिससे लाइट जलती है उसमें। तो पहला ऑप्शन हो गया आपके स्क्रीन पे समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कभी भी ना अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 37 के सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, 38 नंबर आपके सामने उपस्थित हुआ प्रश्न। ठीक है, 38 नंबर देखिए, दो डाइऑप्टर, डी मतलब डाइऑप्टर, दो डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांसर क्या होता है? यानी कि दो डाइऑप्टर वाला। तो सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता दूं, दो डाइऑप्टर पी बराबर होता है। देखिए, इस प्रश्न को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, है ना। ऑप्शन की तो बात छोड़ दीजिए, चलिए इस सवाल को ना मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, इसमें क्या दिया है कि दो डाइऑप्टर वाले लेंस का, है ना, फोकस मतलब क्या होगा? फोकस दो डाइऑप्टर, देखिए तो एफ बराबर होता है कितना? 1/, क्या चीज? पी। अब डाइऑप्टर को दिया है पी, यानी कि क्षमता देखिए पी कितना दिया है? 2, 2d दिया है, 2d। तो देखिए एफ बराबर 1/2। तो आपको मैं बता दूं कि एक का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देखिए एफ बराबर 100 कितना? 2। ओहो, कैसे चला गया? रोटेशन इसका गलत हो गया था। ठीक है, चलिए, है ना, इसकी बात जो हम कर रहे हैं, है ना, क्या होती है इसमें कंडीशन, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पी कितना दिया है? 2 डाइऑप्टर दिया है, कितना? 2 डाइऑप्टर। ठीक है, और एफ कितना हो गया? एफ बराबर होता है 1/p। देखिए एक एफ, एक की मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए एफ बराबर 100 कितना? 2। तो 2 से काट दीजिए, कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। तो देखिए, दो लेंस की जो क्षमता जो होती है, दो डायप्टर वाले लेंस की फोकस जो होती है, वो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए, हमने सॉल्व करके बताया इस सवाल को। ठीक है, इसमें थोड़ी सी रोटेशन गलत हो गई थी, तो तुरंत वीडियो उल्टा हो गया था। चलिए देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल संख्या 39, किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? मैंने बोला ना, उत्तल लेंस की जो बात आएगी ना, तो उत्तल हमेशा याद रखिएगा बबुआ, उत्तल हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है। उत्तल किस में होता है? हमेशा प्लस में होता है। किस में होता है?
प्लस में होता है, ठीक है, हमेशा किस में होता है, प्लस। अवतल किस में होता है, माइनस में। तो इसमें देखिए प्लस की जो बात हो रही है ना, यानी माइनस जितना भी होगा वो नहीं होगा, पहले ही माइनस को क्रॉस कर लो, याद कर लो। यानी कि अब दो ऑप्शन बचे, ये 50, एक 5D और एक 2D। तो देखिए 50 सेंटीमीटर कह रहा है, देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। यानी कि देखिए एफ कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा, 50 दिया है, एफ कितना दिया, 50 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता कर रहा था P बराबर 1/F, है ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यानी P बराबर, एक का मतलब क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। तो 100 बटा कितना, 50। तो 50 दूनी कितना हो गया, यानी P कितना हो गया, 2। और लेंस की क्षमता किससे सूचित करेंगे, D से। यानी कि क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर हो तो उसे फोकस क्षमता कितना, उसकी क्षमता कितनी होगी, तो 2 डायप्टर होगी। यानी क्वेश्चन देखो, आंसर मार दो, 50 डायप्टर है तो 50, तो ऊपर 100 या नीचे 50 तो 2। अगर कोई बोले सर 20 होगा तो कैसे, तो ऊपर 50 100 और नीचे 20, तो 20 बचे 100 यानी 5। देख रहे, कोई बोले सर 25 सेंटीमीटर दिया तो कैसे बनाएंगे, तो ऊपर 100 या नीचे 25, 25 होगा 100 यानी 4 डायप्टर। तो देन एंड देयर आप देख के बता सकते हो कि क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपको 40, ठीक है। कहीं देखो जाओ मत, बने रहो इस प्रश्न संख्या पे, बहुत इजी वे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रोटेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, खैर कोई बात नहीं, वो तो आप तुरंत हम सही भी कर दिए। चलिए अगला प्रश्न संख्या 40 पढ़ते हैं। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। प्रकाश की किरण को जो पथ होती है उसको दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40 की जो बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है किरण का आलेख, दूसरा फोकस, तीसरा किरण पुंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो होती है ना किरण, वो होती है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, यानी कि किरण आलेख होती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, मैंने बोला ना उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। ऋणात्मक तो कभी नहीं होती है बउआ। ऋणात्मक पता है अवतल होती है, ऋणात्मक कौन होती है, अवतल, ठीक है। क्या होती है, अवतल, ठीक है। तो उत्तल लेंस की जो आपका जो क्षमता होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, 42 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह की जो बात हो रही है उससे क्या कहते हैं। चलिए पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, दूसरा किरण पुंज, है ना। प्रकाश स्रोत, दूसरा हो गया प्रकाश स्रोत का मतलब है जिनसे प्रकाश निकलती है, जैसे क्या हो गया, मोमबत्ती। क्या हो गया, मोमबत्ती, ये प्रकाश स्रोत हो गई, है ना। प्रदीप्त का मतलब है जिनसे प्रकाश निकलती है। प्रकाश स्रोत का मतलब जिससे जो प्रकाश आ रहा है। अब प्रदीप्त का मतलब जिनसे भी प्रकाश निकलती है। अब प्रकीर्णन, है ना। किरणों जो हो गया, इन प्रकाश से किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो गया सही है, किरण पुंज कहते हैं, यानी किरण पुंज। किरण पुंज की बात करो तो किरण पुंज 3 रूप में, एक समानांतर किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज होता है। याद रखिए किरण पुंज की बात करें तो ये 3 रूप में होते हैं। कितना था, 3, भूलिएगा नहीं, 3। कोई कोई पूछता है कि किरण पुंज कितने होते हैं, तो बताइएगा 3। कितना होता है, 3। एक हो गया समानांतर जो सीधी सीधी में सीधी 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 सीधी। एक होता है ना अपसारी, यानी किसी बिंदु पर आके मिले, जैसे ये बिंदु हो गया ना तो इसमें प्रकाश आके मिलेगा। एक हो गया कि अभिसारी, जो क्या होगी, बिंदु किसी बिंदु से प्रकाश निकल कर आगे जाए, जैसे टॉर्च से जलाएंगे ना तो इससे बिंदु आगे प्रकाश आगे चला जाएगा। तो ये 3 रूप में होता है, याद रखिएगा, ठीक है, समानांतर, ठीक है, 3 रूप में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 यानी 43। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा लेंस, है ना, कौन सा लेंस जो होता है जिसे निम्न से कौन सा पदार्थ होता है जो लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया जल, दूसरा हो गया कांच, तीसरा हो गया प्लास्टिक। कभी भी याद रखिए बाबू, प्लास्टिक का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 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 सॉरी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, है ना। देखिए निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए कांच का होता है, जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है, चलिए इसको सही से कर, कांच का होता, जल का होता है, जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता। मिट्टी तो कुछ नहीं, लेंस में थोड़े बनेगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं,
चलिए प्रश्न संख्या 18 बोले सर अभी उतना थे 18 पे चले आए। तो मैंने बोला ना कि थोड़ा सीरीज आगे पीछे हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर आप अपना सीरीज वाई लिख लें। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग, साइड मिरर मतलब जैसे लुकिंग ग्लास कहा जाता है, जैसे मोटरसाइकिल के साइड में होता है ना, मोटरसाइकिल के साइड जैसे ये तो मोटरसाइकिल है नहीं लेकिन ऐसा बता रहे हैं, ये छोटा सा एक शीशा लगा रहता है दोनों बगल, अरे ये आखिर कौन सा होता है, जिससे आसानी से क्या होता है पीछे की वस्तु हमें बड़ी दिखाई दे, ठीक है। और इसी यही वजह ना कि एम्बुलेंस के आगे जो ना उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है, ठीक है। तो 18 नंबर जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वहां की बात हो रही है। तो चलो इसका पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, नहीं अवतल तो नहीं होता है ना। तीसरा हो गया अवतल लेंस, प्रिज्म नहीं, उत्तल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर में कभी लेंस नहीं लगता, लेंस तो चश्मा में प्रयोग होता है। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, फोटोग्राफी कैमरा का अधिदृश्य होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अधिदृश्य होता है ना। चलिए 19 नंबर सवाल, इसका ऑप्शन आपको बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल, चौथा उत्तल दर्पण, चौथा अवतल दर्पण। देखिए सबसे बड़ी चीजें जो बात हो रही है इसमें जो क्वेश्चन बोला है उस अनुसार फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है। तो देखो फोटोग्राफी में ना कभी भी लेंस ही लगता है, क्या लगता है लेंस, दर्पण नहीं लगता है, पहले डाउट क्लियर कर लो। दर्पण अगर दिया रहे तो दर्पण वाले को पहले छोड़ना कि भाई दर्पण नहीं होता है, तो उसमें लेंस की बात हो तो लेंस दो ही होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। तो फोटोग्राफी में जो लेंस लगा रहता है ना वो कभी भी ना उत्तल लेंस लगा रहता है, ताकि सीधा और बड़ा दिखाई दे कि इस हिसाब से, तो उत्तल। चलिए अगला सवाल, उल्टा दिखाई देता है ना। चलिए 20 नंबर सवाल, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। को प्रश्न संख्या है ना, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फोकस दूरी यानी कि एफ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या यानी कि फोकस दूरी की जो बात है सबसे बड़ी उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पता है कि आर बराबर होता है 2f, क्या होता है 2f, ठीक है। तो आर बराबर 2 गुणे कितना 10, तो आर का कितना मान मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो कितना होगा आर का आंसर 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 20 का 20। वाह, प्रश्न संख्या 20 और उत्तर भी 20, वाह दोनों एक बराबर हो गए हैं कि नहीं, कितनी लॉजिक है। चलिए प्रश्न संख्या 44 पढ़ते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 44, अब ज्यादा लंबा नहीं है वीडियो, बस और आपको टोटल में 85 प्रश्न कराएंगे, ठीक है। पूरी सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपके उपयोगी है आपके एग्जाम के लिए, आपके दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद है, आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। इसीलिए आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और पूरा से पूरा लाभ उठाने का काम करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम जब आप सपोर्ट करोगे और लाइक कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करोगे तो उस हिसाब से हमें लगेगा कि भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे लिए भी थोड़ी सी सपोर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। पूरी चैप्टर वाइज सीरीज पढ़ाने वाले हैं। चलिए प्रश्न संख्या 44, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ये और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना वो किस रूप में होती है ये पूछ रहा है। तो अवतल लेंस मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस हमेशा ना ऋणात्मक होती है, क्या होती है ऋणात्मक। देखिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही। देखिए धनात्मक ना कभी भी उत्तल होता है, उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलिए एक चीज मिला के देखो ना, तुम सबसे बड़ी चीज ऋणात्मक में देखो वर्ड ज्यादा है, गिन के देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो ऋण तनी ऋण जो है ना, तो अगर दो शब्द गिनोगे तो ज्यादा हो जाएगा और अवतल में भी ज्यादा है। तो कभी भी देखिए पूछेगा ना कि अवतल लेंस और उत्तल अवतल ऋणात्मक होता है कि धन, तो अवतल देखना अवतल में 4 वर्ड है और ऋणात्मक के गिन के देखो ना तो ज्यादा हो जाएगा ऋणात्मक। और ऐसे भी शब्द ज्यादा दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं, इनके देखो री मान लो 2 3 4 5 ऐसे ज्यादा दिख रहा है। तो कभी भी और बड़का बड़के के साथ जुड़ेगा या अवतल किसके साथ जुड़ेगा ऋणात्मक के साथ, और उत्तल किसके साथ जुड़ेगा धनात्मक के साथ, बस सिंपल है लॉजिक है ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। चलिए 45 नंबर सवाल है कि दंत विशेषज्ञ, विशेषज्ञ यानी दांत के जो मरीज डॉक्टर हैं मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी कि दांत जो होता है बिल्कुल छोटा होता है,
उसको डॉक्टर जो है मरीज के दांत देखने के लिए किस दर्पण का वो लोग प्रयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा हो गया है ना समतल दर्पण, तीसरा अवतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो लोग अवतल ही दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगी के दांत को देखने के लिए। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण का सूत्र है? यानी कि कौन जो है दर्पण का सूत्र है, ठीक है। तो देखिए दर्पण के सूत्र की बात करोगे ना, सबसे बड़ी चीज है कि एक लेंस का सूत्र होता है, एक दर्पण का सूत्र होता है। चलो पहले दर्पण के सूत्र कन्फर्म कर दो। दर्पण का सूत्र होता है 1/f, 1/v प्लस 1/u, ये हो गया दर्पण। दर्पण कभी भी प्लस में होता है, किस में होता है? प्लस में। और लेंस जो होता है ना बबुआ, लेंस, वो लेंस माइनस में होता है, 1/f, 1/v और माइनस 1/u। इसमें कंफर्म रहिएगा, लेंस कभी भी माइनस होता है, दर्पण किस में होता है? प्लस में होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। देखो 1/f लिखा है, 1/v, 1/u, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 46 का भूलिएगा नहीं, पहले बताया दर्पण कभी भी प्लस में होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न, ठीक है। 47 नंबर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण की जो वक्रता केंद्र होती है ना, वो किस रूप में, जैसे ये हो गया ना यहाँ। चलिए 47 नंबर प्रश्न, अरे ऐसे कैसे घूम गया, एक मिनट, रोटेशन हो गया था, हाँ आ गया। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ठीक है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? यानी गोलीय दर्पण जो होती है इस हिसाब से यहाँ का जो केंद्र होती है ना, किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यहाँ का केंद्र, यहाँ आखिर वहाँ का किस के द्वारा नाम, यहाँ से अगर प्रतिबिंब बनाते हैं तो यहाँ से, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे तो किसके द्वारा होता है? तो कभी भी आप याद रखिएगा, है ना, कि जब ऐसा प्रश्न आ गया ना, कभी भी सी के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? सी के द्वारा। प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? सी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। अब 47 के बाद 14 है कि नहीं, ऐसा ही सोच रहे हो ना? अरे कोई नहीं बउआ, बोल रहे थे ना सीरीज थोड़ा आगे पीछे हो गई है। चलिए ठीक है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, 14 नंबर प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता मतलब किस रूप में है? कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है कभी भी कम होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल, अपसारी लेंस और इनमें से कोई। तो देखिए अवतल लेंस को ना, सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि लेंस का दो लेंस होते हैं ना, अवतल और उत्तल, तो इसमें दोनों का नाम होता है, पहले बता दे रहे हैं। यानी कि देखिए आपको बता रहे 15 नंबर जो सवाल है ना उसकी बात कर रहे हैं। अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल, रुक जाइए, अवतल की बात हो रही है, ठीक है। तो अवतल को ना कभी भी हम लोग अपसारी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपसारी, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अपसारी। अब कोई बोले सर उतल रहे तो उसे क्या बोलेंगे? तो उतल को पता है क्या बोलेंगे? उतल को अभिसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी, ठीक है, भूलिएगा नहीं। यानी कि देखिए ये हो गया उत्तल लेंस के लिए अभिसारी और अवतल के लिए अपसारी, यानी आपको पता चली गया होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, अभी मैंने बोला ना उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस जो है प्रश्न संख्या 16 जो है, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी, क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर सवाल, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा, है ना, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इनकी कोई भी दर्पण जो होगी ना, कोई भी वस्तु होगा उस दर्पण में देखेंगे तो छोटे, जैसे बड़ा ट्रक है ना तो उसको देखेंगे ना शीशे में तो छोटा, यानी किसका प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन हो गया समतल, नहीं बिल्कुल गलत। दूसरा अवतल, नहीं। तीसरा अवतल होता है। उत्तल में ही क्या होती है? बड़ी वस्तु क्या होती है? हमें छोटी दिखाई देती है, ठीक है, इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग होता है। वाह, चलिए लास्ट स्लाइड है, देखो 14/14 दिखा रहा है, लास्ट स्लाइड है, अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल है कि किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? यानी कि अगर आप किसी भी शब्द को पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले आप किस शब्द का प्रयोग
इसमें से कौन सा जो है प्रयोग लेंस का प्रयोग करेंगे कि कौन सा लेंस हमें लगानी चाहिए ताकि आसानी से हम उसे पढ़ सके, है ना। तो प्रश्न आपका ऑप्शन दिखा रहा है आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है कि 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी अवतल लेंस, नहीं बिल्कुल गलत। 50 सेंटीमीटर नहीं होनी चाहिए, है ना। और दूसरा हो गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, नहीं नहीं, है ना। और तीसरा हो गया 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का, नहीं। चौथा हो गया 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन मीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मिलीमीटर, चौथा मात्र विहीन। तो देखिए कभी भी ना किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है ना वो मात्रक विहीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न आपके सामने, है ना, लास्ट प्रश्न है, ठीक है। चलिए, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है, यानी कि ये 50 नंबर जो सवाल है ना इसको देखेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न जो है, पहला ऑप्शन है मध्य, दूसरा हो गया ध्रुव, तीसरा हो गया गोलार्ध, चौथा हो गया अक्ष, चौथा क्या हो गया अक्ष, ठीक है, चौथा क्या हो गया अक्ष। देखिए अगर आपको लगता है ना कि आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो बउआ आप सपोर्ट करिए, आप हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दिखाइए और बहुत सा सपोर्ट दिखाइए, जिससे हमें लगे कि हमारे अंदर भी एक उत्सुकता मिले कि हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चों के लिए, तो वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए भी, है ना। और हम आपसे वादा किए पूरी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे, जो कि बहुत बच्चे का ये समस्या गंभीर समस्या थी सर हम लोग ना पूरी तैयारी कर लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव का हमसे नहीं बन पाता है, बहुत दिक्कत होती है सर, कुछ उपाय बताइए कैसे हम लोग याद करें। उसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने ये उपाय सोचा कि भाई उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और हम चैप्टर वाइज उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे। तो चलिए 50 नंबर प्रश्न आपके सामने फिर से पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है ना। पहला ऑप्शन हो गया मध्य, दूसरा हो गया ध्रुव, तीसरा हो गया गोलार्ध, चौथा हो गया अक्ष। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्या होता है ध्रुव होता है, ठीक है, क्या होता है ध्रुव। तो यहाँ हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है समाप्त। अगर लगता है कि आपके लिए वीडियो उपयोगी है ना, तो आप लाइक कमेंट शेयर करें और अपना सुझाव जरूर दें, कमेंट्स करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और हमें सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दिखाएं चैनल को प्रति। और इसी लाइक कमेंट्स के हम आपको देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उसी अनुसार से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे TGD क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत।